जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटकम इंस्टीट्यूट पर। और आज हम अपने प्रीवियस ईयर की तीसरी क्लास करने जा रहे हैं, जिसके अंदर सीखेंगे हम कुछ बेहतरीन सवाल। तो आइए टाइम बर्बाद किए बिना पढ़ते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन, जो कि हमारा फिजिक्स से। 40 ग्राम द्रव्यमान वाले एक गोली को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक बंदूक से 150 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षैतिज रूप से चलाया जाता है, तो बंदूक का प्रतिघात वेग क्या है? तो बच्चों, प्रतिघात वेग क्या होता है? प्रतिघात वेग किसको बोलते हैं? जो आपने देखा होगा, क्रिया और प्रतिक्रिया का जो नियम होता है उसको बोलते हैं प्रतिघात वेग। सपोज दैट आपने कोई गन चलाई, उससे बुलेट निकली। जब हमारी बुलेट आगे जाती है तो हमारी गन में झटका सा लगता है, तो गन कहाँ जाती है? पीछे की ओर जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? हम प्रतिघात वेग बोलते हैं। या प्रतिघात को क्या कह सकते हैं हम? क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कह सकते हैं। हमें याद रखना है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो हमने एक चीज़ देखी इसमें कि जितने वेग से हमारी बुलेट आगे गई, उसी वेग से हमारी बंदूक पीछे की ओर गई। तो सपोज दैट जब हमारी बुलेट आगे जा रही है, गन पीछे जा रही है, तो इनका संवेग क्या होगा? एक साथ होगा, इक्वल होगा दोनों का। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, बंदूक का संवेग इज इक्वल टू गोली का संवेग। मैं लिख देता हूँ, आप ध्यान रखना इस फॉर्मूले को। गोली का संवेग इज इक्वल टू बंदूक का संवेग। क्या होता है? m इंटू वी। एम होता है द्रव्यमान और वी होता वेग, इज इक्वल टू बंदूक का भी m इंटू वी। अब हम दोनों सेम हो रहे हैं, तो इसको डिफरेंस करने के लिए हम गोली को बुलेट लिख देता हूँ b से, एम बी और बी वी, और बंदूक को पिस्टल लिख देता हूँ एम पी और बी पी। हम यहाँ पे चेंज कर लिए। हमसे दिया 40 ग्राम द्रव्यमान वाली एक गोली, तो हमें बुलेट का द्रव्यमान कितना दे रखा है? बुलेट का द्रव्यमान दे रखा है हमें 40, और 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक बंदूक, तो बंदूक का कितना दे रखा है द्रव्यमान? 3। और आगे बढ़ते हैं। एक बंदूक से 150 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षैतिज रूप से चलाया जाता है। बंदूक से 150 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षैतिज रूप से चलाया जाता है, तो किसे चलाया जाता है? बुलेट को। तो वेग किसका दे रखा है हमें? वेग दे रखा है हमें बुलेट का 150 मीटर पर सेकंड। बंदूक का हमें वेग निकालना है बी पी। कितने आसान तरीके से निकलेगा? बी पी इज इक्वल टू 40 इंटू 150/3। लेकिन आपने देखा यहाँ पे हमें जो 3 दे रखा है ना, तीन दे रखा है हमें किलोग्राम में, और 40 दे रखा था हमें ग्राम में। तो हम इसको भी क्या करेंगे? 3 किलो जो है हमारा, इसको भी हम चेंज करेंगे किसमें? ग्राम में। हमें पता है कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। इससे डिवाइड करेंगे, 3 से 5 बार कैंसिल, 50, 50 से 20 बार कैंसिल, और 20 से 2 बार कैंसिल। तो हमारे पास कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन ऑप्शन में माइनस है। अब माइनस क्यों है? जब हमसे प्रतिघात वेग पूछा जाता है तो वो हमेशा कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ये आप कभी ना भूलें। उम्मीद करता हूँ भाइयों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा फिजिक्स का। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और आप देखना जैसे जैसे मैं इसकी प्रैक्टिस कराता जाऊँगा, आपको अगली अगली क्लास में क्वेश्चन जब रिपीट होने लगते हैं, होते रहेंगे, एक से एक नया मेथड मिलेगा इन सवालों को। फिजिक्स में किस तरह के सवाल आते हैं, अगर आपने मेरे साथ रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम तक मेरी ये क्लासें कर ली, तो आपका मैथ और फिजिक्स में एक क्वेश्चन नहीं बचेगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है।
यदि वर्ष 2015 में उत्पादित कुल फैब्रिक 1.5 लाख टन 15 लाख टन हो तो वर्ष 2015 में 100 टन फैब्रिक का कितना उत्पादन टन में हुआ। हमें उत्पादन कहाँ दे रखा है, उत्पादन दे रखा है हमें 1.00 और हमसे पूछा किसका है, 100 टिन का। 100 टिन कहाँ दे रखी है हमें, 100 टिन दे रखी है हमें। ये कितने परसेंट है 100 टिन, 5% है। तो इंटू 5/100, इससे कैंसिल किया, कितना आया 15 पंजे 7500। तो फैब्रिक 100 टिन कितनी थी, 7500 टन। ऑप्शन कौन सा हमारा, ऑप्शन ए। इस सवाल में तो खैर कुछ नहीं था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये है अपना 31 × 23 = 713। तो 3100 गुणा 0.00023 का मान क्या होगा। क्या है इसके अंदर, कुछ नहीं है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। करते हैं हम इसको। 3100 गुणा 0.00023। अगर हमने यहाँ से दशमलव हटाया तो यहाँ कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 जीरो लगेंगे। 5 में से हमने यहाँ से कैंसिल किया तो 2 की जीरो इससे कैंसिल हो गए। ऊपर कितना बचा हमारा, 31 × 23 और नीचे कितना बचा हमारे पास 1000। अब हमें पता है 31 × 23 का मान कितना दे रखा है, 713। हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें दे रखा है। नीचे कितना है हमारे पास 1000। जब 3 जीरो हैं तो ऊपर क्या लगेगा, 1 दशमलव लगेगा और फिर 0 बढ़ेगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 0.0713। क्योंकि नीचे 1000 है तो कितने के बाद दशमलव लगेगा, 3 के बाद लगेगा। सॉरी, यहाँ पे हमसे गलती हो गई, 0 नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे ये आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सवाल समझ में आया होगा। ये सब मैंने अपने पास से कोई क्वेश्चन नहीं रखा है भाइयों, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। कि आप टेंशन ले जाते हो कि कितने क्वेश्चन टफ आते हैं, किस तरह का एग्ज़ाम आता है, किस तरह के मैथ के क्वेश्चन आएंगे। देखना आप, ये कुछ थोड़े लेवल के भी आते हैं ना तो इजी आते हैं। अभी तक आपने देखा कि जितने भी हमने 2-3 क्लासें करी हैं कोई क्वेश्चन नहीं आया टफ, बस फिजिक्स के लगते हैं क्योंकि हमने वो पढ़े नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में, मैं इसको एक बार जूम कर देता हूँ। ये कह रहा है दिए गए आलेख के आधार पर कौन सा कथन प्रतिरूपी का सही वर्णन करता है। सही वर्णन करता है, दिए गए वर्षों में CO2 की सांद्रता में वृद्धि हुई है। इसने पूछा है कि सही वर्णन कौन करता है। हमें सही या गलत का वर्णन बताना है इसके अंदर। अब मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारा, सबसे पहला ऑप्शन है हमारा कि दिए गए वर्षों में CO2 की सांद्रता में वृद्धि हुई है। तो देखते हैं हम, 360 थी, फिर 370, फिर 380, 385, 400, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। दूसरा पढ़ते हैं, दिए गए वर्षों में CO2 की सांद्रता में कमी आई है। तो कमी तो कहीं आई नहीं, ये गलत है। दिए गए वर्षों में CO2 की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन है तभी तो है। 360, 370, 380 परिवर्तन है तभी तो है। दिए गए वर्षों में CO2 की सांद्रता में उतार चढ़ाव आए हैं, उतार चढ़ाव नहीं आए, सिर्फ चढ़ाव चढ़ाव आए हैं, तो ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर
ए, ये ऑप्शन रहेगा हमारा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं के बीच 2 का अंतर है, दोनों के वर्गों के बीच अंतर 100 है, दोनों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। दो संख्याएं हमारे पास x और y, दोनों के बीच का अंतर कितना है 2 है। अगर इनका दोनों का वर्ग कर दिया जाए x² माइनस y², तो उनके बीच का अंतर कितना है 100 है। अब हमें पता है कि x² माइनस y² का फॉर्मूला क्या होता है x प्लस वाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू 100। हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं। और x माइनस वाई हमें कितना दे रखा है x प्लस वाई, और x माइनस वाई दे रखा है हमें 2 इज इक्वल टू 100। 2 से हमने कैंसिल किया, कितना बना हमारा ये 50। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हुआ 50। और हमसे पूछा गया है दो संख्याओं का योगफल। हमारे पास योगफल कितना आया भाई x और y 50। ऑप्शन नंबर सी। देखा आपने हमारे आज के क्वेश्चन, कितने प्यारे क्वेश्चन है, कितने अच्छे क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखते हैं 49 गुणा 17 इज इक्वल टू 833, तो 0.0833 डिवाइडेड 49 का मान क्या होगा। 49 तेरा कितना दे रखा है 833, इसको सॉल्व करते हैं। 0.0833 डिवाइड को हम क्या लिख सकते हैं, गुणा में 1/4.9 लिख सकते हैं। हमने लिख दिया। इस 0 को हटा के ऊपर 10 बन सकता है, बन गया। और इसको अगर हम कैंसिल करें तो नीचे कितने 0 लगेंगे 4, 1 2 3 4। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट निकल के क्या आया 833 अपॉन 10000 इंटू 10/49। हमने इसको कैंसिल किया 0 से 0। अगर हम इस 49 से 833 को कैंसिल करें तो कितनी बार जाएगा 17 बार। अब आप सोच रहे हो कि मैंने इतनी जल्दी कैसे कर दिया, क्योंकि हमें यहाँ दे रखा है 49 इंटू 17 इज इक्वल टू 833। अगर हम 49 से 17 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 833 बनता है। तो सीधी सी बात है, अगर हम 833 को 49 से डिवाइड कर दें तो कितना बनेगा 17 ही तो बनेगा, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके तो 833 बन रहा है। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, हमने यहाँ पे 49 की से डिवाइड कर दिया 833 को। कितनी बार हुआ 17 बार। नीचे कितने 0 हैं 3 0, तो 0.017 हमारा आंसर होगा। बस इसके अंदर लॉजिक वाली बात ये थी, वरना में 49 का टेबल पढ़ते कितनी बार जाएगा कितनी बार नहीं जाएगा, हम इसी टेंशन में इसमें टाइम बर्बाद कर देते और हमारा ये क्वेश्चन छूट जाता। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, क्वेश्चन हमारे आज के ख़त्म हो गए, इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। तो भाइयों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।